नमस्कार, मैं योगेश राणा। 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का केवल एक ही फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला सत्यपाल मलिक बता रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि भाजपा को हराया जा सकता है। इसके लिए विपक्ष को हर एक सीट पर भाजपा के उम्मीदवार के आगे विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार उतारना होगा। यानी लड़ाई पूरे देश में 1 to 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह कोई नया फार्मूला है। देश की राजनीति में केंद्र की सत्ता को हटाने के लिए यह फॉर्मूला 2 बार पहले आजमाया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि उस दौर में यह फॉर्मूला सफल हुआ था, तो मौजूदा दौर में क्या यह फॉर्मूला सफल हो सकता है और पूरा विपक्ष इस फॉर्मूले के लिए तैयार है? यह एक बहुत ही ध्यान में लेने वाली बात है। अकेले भाजपा को देश में मौजूदा समय में करीब 38% वोट मिल रहा है और 2019 के चुनाव में इतना ही वोट मिला था। और 2019 के चुनाव में अगर पूरे एनडीए की बात करें तो पूरे एनडीए के कुनबे की बात करें तो करीब 45% वोट मिले थे। यानी सीधे सीधे 55% वोटर ऐसे हैं जो भाजपा के खिलाफ मतदान करते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे से प्रभावित नहीं होते, यानी ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोटिंग करते हैं। इस तरीके से यह 55% वोटर एकजुट होकर वोटिंग करेंगे तो भाजपा की हार हो जाएगी। यह एक बहुत सीधा सा गणित है। यह सत्यपाल मलिक का गणित है, वो बता रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को लेकर 2 सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि राजनीति अंक गणित से नहीं लड़ी जाती है। पहला सवाल, क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरा सवाल, अगर ऐसा करने की कोशिश की जाए तो दिक्कत क्या आएगी? ऐसा हो तो सकता है। अगर हम पहले सवाल का उत्तर देखें तो 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में और 1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया है। इस पर बहुत सारी खबर आई है, बहुत सारी स्टोरी छपी है, बहुत सारे विश्लेषण छपे हैं। जरा सी सर्चिंग पर पूरी की पूरी बात इंटरनेट पर मौजूद है। तमाम मीडिया हाउस इस पर खबरें कर चुके हैं। इसीलिए 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाए तो भाजपा को रोका तो जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अंगणित की बात है और राजनीति अंगणित से नहीं खेली जाती है। इसीलिए दूसरे सवाल पर बात करनी बहुत जरूरी है। 1 to 1 फॉर्मूले को लागू करने में आखिर दिक्कत क्या है? आप 3 बातों को समझ लीजिए। एक, मान लीजिए 2024 में सभी विपक्षी दल इस फॉर्मूले को लेकर चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो अगर केवल बिहार का ही उदाहरण दिया जाए तो, क्योंकि बिहार में बार बार कहा जाता है कि भाजपा चिंता में है, और अगर बिहार का ही उदाहरण दिया जाए तो राजद, जदयू और कांग्रेस चाहेंगे कि उनके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। और जहां पर जो उम्मीदवार जिस पार्टी का खड़ा होगा तो किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार तो खड़ा होगा नहीं। वो वोटर जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है, जो उनका कोर वोटर है, वो क्या किसी दूसरी पार्टी के समर्थन में वोटिंग करेगा? इसी तरह यूपी की अगर बात करें तो सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगी। ऐसी स्थिति करीब करीब अन्य राज्यों में भी बन रही है। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, राजनीति में जमीनी समीकरण के साथ साथ परसेप्शन बड़े मायने रखता है। कांग्रेस वीर सावरकर का विरोध करती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की नजर में वीर सावरकर महान व्यक्तित्व रहे हैं और उनका अपमान करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता है। 3 तलाक कानून, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात और कॉमन सिविल कोड जैसे मसलों पर शिवसेना इनके पक्ष में खड़ी है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इन पर एकदम अलग है। इसीलिए अगर दल मिल जाएंगे तो दिल कैसे मिलेंगे, उनके वोटर कैसे मिलेंगे? अगर समीकरण राजनीतिक साध लेंगी पार्टियां, समझौते कर लेंगी, तो वैचारिक तौर पर जमीनी समीकरण कैसे साधे जाएंगे? वैचारिक तौर पर दोनों के वोटर, सबके वोटर एक साथ कैसे आएंगे? और अब तीसरी बात, आप एक घटना पर केवल ध्यान दे लीजिए। यह पश्चिम बंगाल की घटना है। अभी बंगाल में ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने एक बात कही है। बंगाल में मुसलमान पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी से नाराज है और वो वहां पर विकल्प तलाशने के लिए बेचैन है। ममता ईद पर एक कार्यक्रम में मुसलमानों के बीच में गई और कहा, कुछ लोग भाजपा से पैसे लेकर मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाजपा के नाम पर कांग्रेस और कुछ मुसलमानों की ओर इशारा कर रही थी, कुछ मुस्लिम नेताओं की ओर इशारा कर रही थी
क्योंकि अभी में वहां जो कुछ घटनाएं घटी है वो बताती है कि ममता बनर्जी जितनी भाजपा से परेशान है उतनी ही कांग्रेस से भी परेशान होती हुई दिख रही है। बीबीसी ने इस पर एक खबर भी बनाई है। इसमें राजनीतिक विश्लेषकों से बात की गई है, बहुत से तथ्य को पेश किया गया है। सभी का कहना है कि पिछले करीब 1 साल में बंगाल में मुसलमानों का एक तबका है जो ममता बनर्जी की सरकार से नाराज हो रहा है, तेजी से नाराज हो रहा है, और सागर देगी उपचुनाव इसका प्रमाण है। यहां पर लगातार जीत रही ममता की पार्टी हार गई और कांग्रेस जीत गई। यह एक मुस्लिम बहुल सीट है। इसके बाद भी परिणाम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आया है, जबकि यह सीट ममता बनर्जी के पास ही रहती आई है। इस चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी बेचैन है। इसीलिए क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट देगी, हिस्सेदारी देगी? उस कांग्रेस को जो कांग्रेस भीतर ही भीतर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा वहां सीधे सीधे सामने से नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कांग्रेस तो धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। उस कांग्रेस को ममता कितना भाव देगी जो ममता बनर्जी को कमजोर कर रही है बंगाल में? और इसी तरह के हालात अन्य प्रदेशों में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे 2019 के चुनाव में अगर बंगाल की बात करें तो कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। इसीलिए 2 सीटों पर तो कांग्रेस राजी नहीं होगी और 2 सीटों से ज्यादा पर ममता बनर्जी राजी नहीं होगी। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी मांगेगी, चुनाव लड़ना चाहेगी। कांग्रेस के साथ ज्यादातर राज्यों में किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ समझौते में यही परेशानी आएगी। वह हर जगह क्षेत्रीय दलों के हाथों कमजोर हुई है और अब उन्हीं पार्टियों के साथ समझौता करना कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गई है, लेकिन यह आसान नहीं है। यह एक सीधी सी बात है। इसीलिए यही बात नरेंद्र मोदी को लेकर जो कही जा रही है कि 1 to 1 फाइट में हराया जा सकता है, यह सही है, लेकिन यह जो समीकरण मैं बता रहा हूं यह हर प्रदेश में करीब करीब लागू होते हैं। सत्यपाल मलिक की बात में दम तो है, लेकिन यह फॉर्मूला जमीन पर उतारना इतना भी आसान नहीं है। सत्यपाल मलिक जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय पर राजनीतिक दलों के नेता सैद्धांतिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन आज स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास ताकत का हिस्सा अधिक रहे ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।